हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, रिवीजन भी अब फास्ट हो गया होगा और उसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी चल रही होगी। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना हमारी स्टडी अधूरी है, ठीक है। और नंबर ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने में इस प्रैक्टिस का बहुत इंपॉर्टेंस रोल रहता है। तो चलिए हम अपने समय की कीमत को पहचानते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। लेकिन अपने टॉपिक की ओर चलने के पहले शायद आपको याद होगा कि मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन किया था। मैंने आपको कल पढ़ाया था चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। तो मैंने क्वेश्चन आपसे ये किया था कि चंदेरी के युद्ध में को भी जो है बाबर ने किसकी उपाधि दी थी, जिहाद की का नारा दिया था। तो इस चंदेरी के युद्ध के अलावा बाबर ने और किस युद्ध को जिहाद का नारा दिया था? तो उसका आंसर है खानवा का युद्ध, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चंस का आंसर जरूर किया करिए। इससे क्या होता है, आपकी तैयारी में और चार चांद लग जाते हैं। आप थोड़ा सा पीछे जा करके देखते हैं और आपको ये पता चलता है कि नहीं, हमारी मेमोरी, आपकी मेमोरी कितनी वीक है या कितनी स्ट्रांग है, आप इसका जज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम अपने टॉपिक की ओर चल रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने बाबर को कंप्लीट कर दिया है, किंतु बाबर का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट छूट रहा था। मैं आज हुमायूं को स्टार्ट करने वाली थी, जो कि बाबर का पुत्र है। लेकिन उसको हुमायूं को स्टार्ट करने के पहले मेरा मानना ये है कि जो टॉपिक चल रहा है तो A to Z कोई भी उस टॉपिक का कंटेंट छूटने ना पाए। और मैं नहीं चाहती कि आपके एग्जाम को जो है प्रभावित करे और आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है। तो एक पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट छूट रहा था, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। वो क्वेश्चन होते हैं जो बाबर ने अपनी पुस्तक लिखी थी, या सॉरी, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। ओके, तो इस आत्मकथा, उसकी आत्मकथा का नाम क्या था? तुजुके बाबरी। तो इस तुजुके बाबरी से, अगर इसको आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो इस तुजुके बाबरी से जरूर एक ना एक क्वेश्चन टपकता है, ठीक है। तो हम आज पढ़ने वाले क्या हैं? बाबर की आत्मकथा के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे हमसे पहले से जुड़े हुए हैं तो उनको ये पता होगा कि जैसे कि बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है, तो क्या बाबर ही वह पहला शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है, या इसके पहले भी कुछ शासकों ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो मैंने आपको पढ़ाया है। आप इस चीज़ को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे कि अन्य बाबर के पूर्व किसने अपनी आत्मकथा लिखी है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे और नेक्स्ट डे हम आपको जो है, आप लोग आंसर करेंगे। नहीं अगर आ रहा है तो जैसे कि आज हमने आपको क्वेश्चन का आंसर दिया, वैसे ही मैं कल आपको आंसर दूंगी। ओके, तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं बाबर की आत्मकथा को। पहले ही ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है, तो उसका नाम है तुजुक-ए-बाबरी। कभी कभी पूछता है तुजुक-ए-बाबरी क्या है, तो आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप आंसर दे सकते हैं बाबर की आत्मकथा। क्लियर हुआ? बाबर की आत्मकथा है। इसके अलावा तुजुक-ए-बाबरी के अन्य नाम भी हैं। वो नाम कौन कौन से हैं? तो वो नाम है, एक तो बाबर की आत्मकथा को, यानी कि जो तुजुक-ए-बाबरी है, इसको बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं, और किस नाम से जानते हैं? वाकियात-ए-बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों नाम इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभी क्या करेगा कि बाबरनामा ना दे करके इसका नाम मिस कर देगा, कहीं तुजुक-ए-बाबरी देता है, कहीं बाबरनामा देता है, कहीं वाकियात-ए-बाबरी देता है। लेकिन ये तीनों पुस्तकें एक ही हैं, जो कि बाबर की आत्मकथा है। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसकी भाषा कौन सी है। बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो इसकी भाषा थी तुर्की। कौन थी? तुर्की भाषा थी। और बाबर ये पहला मुगल बादशाह था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। कैसा बादशाह था? पहला मुगल बादशाह, पहला नहीं, पहला मुगल बादशाह था
जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। इट मीन्स ये दर्शाता है कि बाबर के पूर्व भी कई कुछ शासकों ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसका हमने आप लोगों से क्वेश्चन किया है। आप लोग इसका कमेंट्स करेंगे कि बाबर के पूर्व और किस शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। ओके, अब इसके बाद में अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे इस बाबर की आत्मकथा यानी तुजुक ए बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किन किन लोगों ने किया है, इसके बारे में हम आपसे वर्णन करने वाले हैं। ओके, तो अगर हम बात करते हैं बाबर की जो आत्मकथा है उसका फारसी भाषा में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया, तो सबसे पहले बाबर के समय में भी यानी कि बाबर के शासन काल में ही इसका फारसी भाषा में अनुवाद हुआ है। और उसका अनुवाद किसने किया है, उसका एक अधिकारी था सदर जिसका नाम था शेख जैतुद्दीन ख्वाजा। क्या नाम था? शेख जैतुद्दीन ख्वाजा। इसने क्या किया था, बाबर की आत्मकथा को सर्वप्रथम फारसी भाषा में अनुवादित किया था। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। कौन था सबसे पहले? इसी के शासनकाल में, बाबर के ही शासनकाल में एक इसका मंत्री हुआ करता था सदर। वो नाम क्या था? शेख जैतुद्दीन ख्वाजा। इसने जो है शेख जैतुद्दीन ख्वाजा जैन वफाई ख्वाफी। क्या नाम था? शेख जैतुद्दीन ख्वाजा शेख वफाई ख्वाफी। इसने जो है फारसी भाषा में सबसे पहले बाबरनामा का अनुवाद किया था। आई होप क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा नाम बड़ा है लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। इसका थोड़ा सा आप रुक करके पढ़ लेंगे, एक दो बार आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, बट जब आप लगातार कंटिन्यू 2-3 बार आप हमारे साथ बने रहेंगे और इसको पढ़ लेंगे तो ये सारे नाम आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब इसके बाद में पहली बार तो बाबर के ही काल में इसका फारसी अनुवाद होता है। फिर दूसरी बार फारसी भाषा में ही अनुवाद कौन करता है? हुमायूं के शासनकाल में होता है। हुमायूं यानी कि आप अच्छे से परिचित हैं, बाबर का पुत्र होता है। और हुमायूं के शासनकाल में फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो एक थे जैन खां और दूसरे थे पायंदा खां। जैन खां एवं पायंदा खां ने किसके समय पर इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया? हुमायूं के समय में किया। वहीं पर आपको हम बाबर के समय में बता चुके हैं कि फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था। हुमायूं के समय में जैन खां एवं पायंदा खां। ओके, अब इसके बाद में आते हैं अकबर। अकबर के समय में भी इसका फारसी भाषा में अनुवाद होता है। तो अकबर के समय पर फारसी भाषा में इसी तुजुक-ए बाबरी का अनुवाद किसने किया है? तो अब्दुल रहीम खान खाना थे इनके दरबार में। इन दरबारी कवि थे अकबर के, जिन्होंने जो है क्या किया, इस तुजुक-ए बाबरी का जो है फारसी भाषा में अनुवाद किया। तो किया बाबर के समय में भी इसका फारसी भाषा में अनुवाद हुआ, हुमायूं के भी समय में अनुवाद हुआ, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ फारसी भाषा में अनुवाद हुआ था वो कौन था? वो इसके समय पर यानी बाबर के समय पर अब्दुल रहीम खान खाना ने अनुवाद किया था। उसके द्वारा जो किया गया था ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, बहुत अच्छी यानी कि सर्वोत्तम अनुवाद था किसमें? फारसी में। फिर शाहजहां के समय में भी इसका अनुवाद होता है। तो शाहजहां के समय में इसका अनुवाद कौन करता है? तो अबू तालिब तुर्बती करते हैं। इन्होंने भी फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो 4 बार टोटल, अगर हम बात करें टोटल 4 बार इसका फारसी भाषा में अनुवाद हुआ है। कौन कौन से हैं? पहले तो है शेख जैतुद्दीन ख्वाजा जैन वफाई ख्वाफी ने किया है, जो कि बाबर के समय में ही वो किया है। हुमायूं इनके समय में जैन खां एवं पायंदा खां ने किया है। वहीं पर अकबर के समय में किसने किया है? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। अब्दुल रहीम द्वारा किया गया अनुवाद फारसी में ये सर्वश्रेष्ठ इसकी जो है कृति थी, सबसे प्रसिद्ध फारसी अनुवाद था। फिर इसके बाद में शाहजहां के समय में अबू तालिब तुर्बती ने किया है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हैं चारों व्यक्ति जिन्होंने तुजुक-ए बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया है। ओके, अब हम बात करते हैं कि क्या अंग्रेजी में भी इसका अनुवाद हुआ है? तो बिल्कुल अनुवाद हुआ है इसका अंग्रेजी में। अंग्रेजी में किसने किसने अनुवाद किया है इसके बारे में भी हम आपसे बात करने वाले हैं। तो अंग्रेजी में अनुवाद किया है सबसे पहले इस तुजुक-ए बाबरी का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था लीडेन एवं एर्स्किन ने किया है।
किसने किया है? लीडेन एवं एर्स्किन ने 1826 ईस्वी में सबसे पहले तुजुक ए बावरी का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है। फारसी भाषा में सबसे पहले किसने किया है? शेख जैतुद्दीन ख्वाजा जैन वफाई ख्वाफी ने किया है। ये किसमें है? फारसी भाषा में है। लेकिन अंग्रेजी में सर्वप्रथम किसने किया है? तो अंग्रेजी में सर्वप्रथम किया है लीडेन एवं एर्स्किन ने 1826 में। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक? और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, तुजुक ए बावरी का फारसी भाषा में सर्वश्रेष्ठ अनुवाद किया था किसने? अकबर के समय में हुआ है। किसने किया है? अब्दुल रहीम खान खाना ने। वहीं पर अंग्रेजी भाषा में सर्वश्रेष्ठ अनुवाद किसने किया है? तो मैडम एनीटी सुसन्ना बेवरीज, यानी इनको शॉर्टकट में हम पढ़ते हैं बेवरीज के नाम से। बेवरीज के समय में 1905 ईस्वी में सबसे यानी सर्वश्रेष्ठ अनुवाद किसने किया है? इन्होंने, मैडम ने किया है। मैडम एनीटी सुसन्ना बेवरीज ने 1905 में अंग्रेजी भाषा का अनुवाद किया है, जो कि सर्वश्रेष्ठ अनुवाद था। और किस नाम से किया है? तो मेमोयर्स ऑफ बाबर। क्या है? इनकी पुस्तक का नाम क्या है? मेमोयर्स ऑफ बाबर। ये भी बाबर की आत्मकथा है, किंतु ये अनुवादित आत्मकथा है। किसमें? अंग्रेजी में। ओके, अब इसके बाद में इनकी विशेषता क्या थी? अंग्रेजी में अनुवाद तो किया इन्होंने भी, एर्स्किन महोदय ने भी किया, इसके बाद में बेवरीज मैडम ने भी किया। लेकिन इन्होंने जो है बाबर की डायरेक्ट, यानी जो कि बाबर द्वारा लिखी गई थी तुर्की भाषा में, उसी का डायरेक्ट तुर्की भाषा से कन्वर्ट किसमें किया था? अंग्रेजी में कन्वर्ट किया था। ये इनकी विशेषता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस इतिहासकार ने जो बाबर की पुस्तक, बाबर की आत्मकथा की तुर्की भाषा में डायरेक्ट तुर्की भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो मैडम बेवरीज ने किया है। ओके, अब इसके बाद में 1871 में इसका फ्रेंच भाषा में भी अनुवाद हुआ। हम फारसी में अनुवाद कर चुके, अंग्रेजी में अनुवाद कर चुके। अब आती है बात फारसी में, तो फ्रेंच भाषा में। तो अगर हम फ्रेंच भाषा की बात करते हैं तो फ्रेंच भाषा में अनुवाद किसने किया है? एल्फिंस्टन ने किया हुआ है। इन्होंने क्या कहा है? एल्फिंस्टन ने किया है। इन्होंने इसी पुस्तक में कहा है, बाबरनामा को क्या कहा है कि ये एशिया का एकमात्र वास्तविक ऐतिहासिक ग्रंथ है। क्या कहा है? ये एशिया का एकमात्र ऐतिहासिक ग्रंथ है, ऐसा इन्होंने कहा है। ओके, तो ये थे जो बाबर की आत्मकथा थी। बाबर की आत्मकथा का कहाँ कब अनुवाद हुआ, किसने अनुवाद किया, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 स्टार वाला टॉपिक है। आपके लिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको कंसंट्रेट होकर के आप अगर 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको रट जाएंगी। बेशक नेम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आप हमारे साथ बने रहेंगे और 2 से 3 बार रिवाइज कर लेंगे तो मैं इस चीज़ का चैलेंज करती हूँ कि आपका क्वेश्चन कभी भी यहाँ से मिस नहीं होने वाला है। ओके, तो ये थे सारे तुजुक ए बावरी के अनुवाद फारसी, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में। अब हम बात करने वाले हैं कि बाबर की आत्मकथा में यानी तुजुक ए बावरी में मुख्य रूप से किन किन चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले जो है गज ए बावरी का वर्णन किया गया है। किसमें? ये बाबर की जो आत्मकथा थी, बाबरनामा, तुजुक ए बावरी, या फिर तीसरा नाम क्या है, वाकियात ए बावरी। इसमें जो है सबसे पहले गज ए बावरी का वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम इसी में वर्णन मिलता है। अब ये गज ए बावरी क्या होता था? तो बाबर के समय में सड़क नापने वाला एक मापक था, यानी मापन था, जिसको गज ए बावरी के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं कि रहट का भी उल्लेख इसमें मिलता है। किसमें? वाकियात ए बावरी में। रहट क्या है? अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये रहट क्या है, ये रहट कौन सी बला है? तो रहट हुआ करता था, ये जमीन के अंदर से पानी निकालने का एक यंत्र हुआ करता था। ठीक है, पानी निकालने का यंत्र हुआ करता था, जिसका वर्णन किया गया है किसमें? तुजुक ए बावरी में या वाकियात ए बावरी में। ठीक है, अब इसके बाद में और क्या वर्णन किया गया है? तो इसी तुजुक ए बावरी में अगर हम बात करते हैं फलों में किसका वर्णन आया है, तो
तो फलों की अगर हम बात करें तो फलों में वर्णन किया गया है आम का, और पशुओं में वर्णन किया गया है किसका, हाथी का किया गया है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से पूछ सकता है कि बाबर की आत्मकथा में किस फल का वर्णन किया गया। हालांकि ये क्वेश्चन आ चुका है ऋतु के बारे में, कि ऋतुओं के बारे में क्या वर्णन किया गया, इस तरह से कथन और कारण में आ चुका है क्वेश्चन। तो मैं इसीलिए आप लोगों के सामने ले करके आई हूँ कि एग्जामिनर के मूड को कोई नहीं जानता है और कहाँ से क्वेश्चन ये ना पूछ ले। ठीक है, तो किसका वर्णन किया गया है, फलों में आम का वर्णन किया गया है। अगर पशुओं में पूछता है तो किसका वर्णन किया गया है, हाथी का वर्णन किया गया है। अब हम बात करते हैं इसके बाद में किसका वर्णन आया है, तो अंगूर एवं तंदूर का भी इसकी वाकियात ए बावरी में वर्णन किया गया है। और यहाँ की यानी कि भारत की जलवायु के बारे में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो भारत की जलवायु के बारे में, भारत की जलवायु के साथ साथ भारत के कारीगरों के बारे में भी बाबर ने लिखा है। कारीगरों के बारे में लिखा है कि भारत के जो कारीगर होते थे वो बहुत उच्च कोटि के होते थे, वो अपना काम बहुत ही लगन और धैर्य के साथ करते थे। ऐसा बाबर ने अपनी बाबरनामा में यानी आत्मकथा में लिखा है। गंगा नदी का भी उल्लेख किया है बाबर ने। इसके बाद में इसने फारसी पद्य की एक नवीन शैली का जन्मदाता इसको कहा जाता था, जिसको मुबैयान शैली के नाम से जानते थे। इसका भी वर्णन बाबरनामा में आया है। तो बाबरनामा में किन किन चीज़ों का वर्णन किया गया है, सबसे पहले तो गज ए बाबरी का वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद में क्या वर्णन किया गया है, गज ए बाबरी मापन हुआ करता था, यानी सड़क मापने का यंत्र था। इसके बाद में रहड़ का उल्लेख किया गया है। फिर अगर फलों में पूछता है तो आम का भी बाबर ने वर्णन किया है, और पशुओं में हाथी का वर्णन किया है। ओके, फिर यहाँ की जलवायु के बारे में बताया है, यहाँ के कारीगरों के बारे में बताया है, और एक शैली का जन्मदाता था बाबर, जो कि मुबैयान शैली के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, और जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है हमने A to Z सारे कंटेंट को इसमें शामिल किया हुआ है। अब लास्ट आते हैं, बाबर की पत्नियों के बारे में हमने आपको नहीं बताया था, लेकिन लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं बाबर की कितनी पत्नियां थी। तो बाबर की 4 पत्नियां थी। पहली थी माहम सुल्ताना से हुमायूं का जन्म हुआ था। फिर दूसरी कौन थी, गुलरुख बेगम। इन गुलरुख बेगम से कामरान और अस्करी का जन्म हुआ था। तीसरी थी दिलदार अगाची, इनसे जो है गुलबदन और हिंदाल का जन्म हुआ था। और इसके बाद में आते हैं आयशा सुल्तान बेगम, ये इनकी सबसे पहली पत्नी थी। कौन, आयशा सुल्तान बेगम। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में अगर हमारे चैनल पर जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसके साथ में लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बाबर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे हमने A to Z आपसे डिस्कस किया है। ओके, शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो यहाँ से बाहर जाएगा। और आज नेक्स्ट डे हम बाबर के बाद में इसका पुत्र हुमायूं होता है, मुगल साम्राज्य का जो है सर्वा बनता है, इसके बारे में हम आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे आप लोगों के समक्ष नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।